राजपुर गांव में धनपत नाम का एक सेठ अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो बहुत अमीर था। गांव में उसका बहुत बड़ा कारखाना चलता था। वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। उसने एक आलीशान कोठी बनवाई और पूरे गांव को भोज पर बुलाया। बाबूलाल, मेरी कोठी का जश्न मनाने के लिए पूरे गांव को भोज पर बुला लो। सेठ जी, पूरे गांव को? एक बार फिर सोच लीजिए। कहा ना पूरे गांव को बुलाओ। उन्हें भी तो पता चले कि इस गांव में मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। जी सेठ जी। और सुनो, उस खड़ूस मुखिया हुकुमचंद को जरूर बुलाना। उससे लगता है कि पूरे गांव में उससे समझदार कोई नहीं है। जी सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। 2 दिन बाद। आइए आइए, भोज के लिए उधर पधारिए। अरे वाह, सेठ जी ने इंतजाम बढ़िया किया भाई। भैया मान गए। इस पूरे गांव में धनपत जैसी दरिया दिली किसी में नहीं, जो पूरे गांव को पंगत में बैठने का न्योता दे डाला भैया। अरे हुकुमचंद जी, आइए आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उधर बैठिए, मैं अभी सेठ जी को बुला कर लाता हूँ। मुखिया कोठी को देखने लगा। और कैसे हो मुखिया जी? मैं ठीक हूँ। आज तो तुमने बड़ी रौनक लगा रखी है। बहुत दिनों से सोच रहा था, रहने वाले 3 जन हैं तो क्या हुआ, अपने लिए एक कोठी बनवा ही लूं। आखिर इतना धन किस काम आएगा। बहुत अच्छा किया, लेकिन अब तुम अपनी पुरानी कोठी का क्या करोगे? अब उसका क्या करना, गोदाम बना लूंगा या बेच दूंगा। अब वो मेरे किसी काम की नहीं। तुम तो कोठी पंचायत को बेच दो। हमें अनाथालय बनाने के लिए जगह की जरूरत है। क्या कीमत लोगे इसकी? ये मुखिया बहुत चालू है, कीमत पूछ रहा है। ये अच्छी तरह जानता है कि पंचायत की मेरी कोठी खरीदने की हैसियत नहीं है। क्या हुआ धनपत? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था मुखिया कि मैं इस कोठी को अनाथ बच्चों के लिए दान में दे दूं। अब पुण्य काम के लिए क्या रकम लेना, प्रभु की कृपा से मेरा खजाना भरा हुआ है। तुम सच कह रहे हो? हाँ मुखिया, तुम मेरी दरिया दिली के बारे में तो जानते ही हो। मेरा दिल अंदर से मोम है, मोम। हाँ, तुम्हारा मोम आज मैंने इस भोज में बहते देख लिया है। कारखाने में। जमीला, क्या बात है? आजकल तुम मजदूरों से ठीक से काम नहीं ले रहे हो। मैं तुम लोगों को काम के पैसे देता हूँ, आराम से बैठने के नहीं। सेठ जी, काम तो सही सही चल रहा है। देख झमेला, इनसे पूरा काम ले सकता है तो ठीक, वरना तू जा यहाँ से। अब ऐसा ना कहिए सेठ जी, मैं गरीब कहाँ जाऊंगा। तभी एक मजदूर चिट्ठी लेकर सेठ जी से कहता है, सेठ जी, डाकिया आपके लिए ये लिफाफा दे गया है। बाबूलाल, इसे खोल कर देखो तो। इसमें तो चिट्ठी है। आपका कोई प्रेम पत्र लग रहा है। अरे बता क्यों रहा है, जल्दी से पढ़कर सुना। नहीं पढ़ सकता, ये तो अंग्रेजी में है। तुम मेरे पूरे कारखाने का हिसाब किताब करते हो और अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते? क्या फायदा ऐसे मुंशी का। ऐसी बात नहीं है, मुझे थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़नी आती है। THIS ये बन गया दिस, IS ये बन गया इट। अरे इसका मतलब तो बता। मतलब आपने तो खाली पढ़ने के लिए कहा था, मतलब मुझे नहीं पता। अबे अकल के अंधे आदमी, तू रहेगा मुंशी? जब अकल बट रही थी तब कहाँ था तू? आप गुस्सा मत करिए, इस चिट्ठी को पूरे गांव में एक ही आदमी पढ़ सकता है। कौन? फर्राटा। पूरे गांव में बस वही है जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है। बुलाओ उसे। कहा बाबूलाल, आज मुझसे क्या काम पड़ गया है? भाई ये चिट्ठी अंग्रेजी में है, जरा पढ़कर बता दो क्या लिखा है। 50 रुपए लगेंगे पढ़ने के। तुम चिट्ठी पढ़ने के रुपए लोगे? हाँ, अगर पढ़वानी है तो बोलो, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो। हाँ अच्छा, ये लो रुपए, अब पढ़ो। दिस इज टू इन्फॉर्म यू मिस्टर धनपत। अरे बताओ तो इसका मतलब क्या है?
₹100 और दो तो पूरी चिट्ठी समझाता हूँ। फिर रुपए, ये क्या बात है? अच्छा अच्छा, ये लो, अब बताओ। सेठ जी, ये चिट्ठी शहर की एसआर कंपनी से आई है। इसमें लिखा है वो आपको माल का बड़ा ऑर्डर देना चाहते हैं, इसलिए आप अपने माल का सैंपल भेज दो। ये देखो, पूरा लिस्ट लिखा हुआ है। आप बोलो तो मैं ये बाबूलाल को सब समझा दूंगा, पर जरा मेरा ध्यान रखना। हाँ, क्यों नहीं, तुम सब समझा दो। ठीक है, तो मैं कल सुबह आकर सब समझा दूंगा। है बाबूलाल, अभी तुम जाओ और कल इस फर्राटा से सब समझकर सैंपल भेजने की तैयारी करो। जी सेठ जी। सेठ मशीनों को देखने के बाद ठीक से सब देख के ताला लगाना। अरे तुम अभी तक यहीं पर हो, तुम्हारा काम हुआ कि नहीं? सेठ जी, सब तैयार है, बस फिट नहीं हो रहा। छोड़ो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मेरे एडवांस रुपए वापस कर देना। सेठ के जाने के बाद भाई, कारखाना बंद मत करना, मैं अभी 10 मिनट में सामान लेकर आता हूँ। कुछ दिन बाद बाबूलाल, उस शहर वाली कंपनी का कोई जवाब आया कि नहीं? नहीं सेठ जी। सैंपल ठीक से भेजा था ना? बड़ा ऑर्डर आना था। सेठ जी, मैंने सब बढ़िया भेजा था। बाबूलाल, तू मुझे डुबो देगा। तूने जहां जहां सैंपल भेजा कुछ नहीं हुआ। तभी 2 पुलिस वाले आए। अरे सेठ धनपत कौन है? क्या हुआ? मैं हूँ सेठ धनपत। अरे तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा रे। शिकायत आई है तुम्हारी, तुम्हारा माल जो है नकली है। नहीं नहीं साहब, हमारा माल 100% असली है, कोई मिलावट नहीं होती। रे एसआर कंपनी ने शिकायत की है, तुमने उन्हें जो सैंपल भेजे ना सब मिलावटी हैं। अगर ऐसा माल बाजार में गया ना तो तहलका मच जाएगा बे। आपको गलतफहमी है, हमारे यहाँ ऐसा काम नहीं होता साहब। पुलिस वाले सेठ को पकड़ कर ले जाते हैं। सेठ जी, आप घबराइए नहीं, मैं कुछ करता हूँ। 2 आदमी आकर कारखाने को सील कर देते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? सेठ पर अदालत में केस चलेगा, उसके बाद ही पता चलेगा इस कारखाने का क्या होगा। अगला ऑर्डर आने तक ये कारखाना बंद रहेगा। रे सेठ, सब सच सच बता। अब कहा ना, मेरे कारखाने में कोई मिलावट वाला माल नहीं बनता। किसी ने झूठी शिकायत की है। रे हमारे पास सब सबूत हैं, सारे मिलावटी सैंपलों पर तुम्हारे कारखाने का नाम है। तुम सच्चे हो तो सबूत लाओ ना। फिर फिलहाल तुम्हारी जमानत तो लिए, जाओ, अदालत का नोटिस पहुंच जाएगा तुम्हारे पास। चलो। घर पर सेठ बहुत चिंतित था। सुनिए जी, आपके जाने के बाद 5 लोग आए थे, बोल कर गए हैं कि हमारा रुपया 2 दिनों में वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूँ और ये लोग। मुझसे उनकी बातें नहीं सुनी जाती, आप उनके रुपये दे दीजिए। कारखाना भी बंद हो गया, घर चलाने और केस चलाने के लिए भी रुपए चाहिए। धनपाट, ओ धनपाट। आइए आइए मुखिया जी, बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये क्या हो गया धनपत? मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ तुम सच कह रहे हो, किसी ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है। मुझे ये सब बाबूलाल का किया धरा लगता है, सब काम उसके जिम्मे छोड़ा था। पर फंसे तो तुम हो, अब क्या करोगे? मुखिया, एक उपकार कर दो, मुझे रुपयों की बहुत जरूरत है। कैसे भी हो ये कोठी बिकवा दो। अरे कैसी बातें करते हो, फिर तुम रहोगे कहाँ भाई? झोपड़ी में रह लूंगा, पर देनदारों से पीछा छूटे। ऐसा नहीं कहते धनपत, तुमने अनाथालय के लिए अपना घर दिया था, बच्चों के साथ वहीं रहना, नहीं तो मेरे घर चलना। अच्छा हुआ सेठ जी आप यहाँ मिल गए, अब मेरे रुपए दे दो। अरे तुम्हारे कौन से रुपए? अगर तुम उस दिन जासूसी कैमरे लगा जाते तो आज मुझे। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैंने तो सारे कैमरे फिट कर दिए थे। कब? तुम तो उस दिन के बाद आए नहीं। कारखाना बंद होने के थोड़ी देर बाद मैं सामान लेकर आया था और सारे जासूसी कैमरे उसी दिन फिट कर दिए थे। वो तो मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो मुझे रातों रात अपने गांव जाना पड़ा, इसलिए आपको बता नहीं पाया। ये तो बहुत अच्छी बात है धनपत, कारखाने से तुम्हारी बेगुनाही का कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा।
हाँ चलो चलते हैं। तीनों खिड़की से कारखाने में घुसते हैं। आदमी ने 3 जगहों से छिपे हुए कैमरे निकाले और चलाए। एक कैमरे में आदमी मशीनों में काम कर रहे थे। दूसरे कैमरे में बाबूलाल और सेठ बातें कर रहे थे। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। तीसरा वाला चलाओ। तीसरे कैमरे में झमेला और एक आदमी था। झमेला ने माल के पैकेट उठाकर एक बड़े से थैले में रखे और दूसरे आदमी ने उनकी जगह दूसरे पैकेट रखे। झमेला ने सेठ वाले माल का थैला आदमी को दिया और उससे रुपयों की गड्डी ले ली। अरे किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा? ना ना तुम चिंता मत करो, वो बाबूलाल और सेठवा दोनों मूर्ख हैं। इस सेठ को जेल भेजकर धीरे धीरे सारा कारखाना हथिया लूंगा मैं। हाँ। ये सब झमेला ने किया है। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं भाई। दो पुलिस वाले झमेला को घर से पकड़ते हैं। अरे मैंने क्या किया है? रे मिलावटी माल तूने रखा है, फंसाओ सेठ को रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, वो सेठ झूठ बोल रहा है। रे चल, पक्का सबूत है हमारे पास तेरे खिलाफ। 2 आदमी कारखाने की सील खोल देते हैं। मुबारक हो धनपत, तुम अपनी समझदारी से एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। मुखिया सच बताऊं तो ये समझदारी मेरी नहीं, इस कैमरे वाले भाई की थी। इसी ने मुझे मनाया था, कह रहा था आप कैमरे लगवा लो सेठ जी, इतना बड़ा कारखाना है, देर सवेर हो जाती है, कभी ना कभी काम आएंगे। भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा उपकार आपका। आज तुम्हारी वजह से मेरा काम और नाम दोनों की लाज बच गई, वरना मैं सड़क पर आ जाता। ऐसा मत कहिए सेठ जी, करने वाला तो भगवान है।